नमस्कार मित्रों, मैं नरेश दादीज। साहित्य संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं प्रसिद्ध आलोचक, हिंदी के आलोचक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल। आप राजकीय शिक्षा कॉलेज से जुड़े रहे बहुत वर्षों तक और उस समय भी आप पढ़ा रहे थे, हिंदी बहुत वर्षों तक पढ़ाया और उसके पश्चात भी आपका साहित्य का कार्य चलता रहा। आप मुख्य रूप से आलोचक के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन इधर कुछ वर्षों से आप हिंदी की आलोचना के साथ साथ आपने सामाजिक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी लिखना आरंभ किया है। तो आप वैचारिक रूप से हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं। आप जो बहुत से हमारे अखबार हैं, राष्ट्रदूत जैसे, उन सब में नियमित कॉलम लिखते हैं और आपने जो कुछ लिखा है वो हिंदी में इतना समृद्ध है कि हम कह सकते हैं कि जो निबंध की जो कला हमारे यहाँ समाप्त होती जा रही हिंदी में, उसको ये जीवित रखे हुए हैं। तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब इस स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें आप कितना सहमत हैं और आप क्या हैं, बेसिकली हम क्या आपको किस तरह से देखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक पाठक हूँ और असल में पाठक ही धीरे धीरे आलोचक भी बन जाता है। वो जब कुछ पढ़ता है तो ये सोचता है कि जो मैंने पढ़ा है वो कैसा है। तो शायद इसी तरह से मेरे आलोचना कर्म की भी शुरुआत हुई होगी। लंबे समय तक मैं कथा साहित्य का आलोचक रहा, काफ़ी कुछ मैंने लिखा, लेकिन इधर ख़ासतौर से सेवानिवृत्ति के बाद दो क्षेत्रों में मैंने ज़्यादा हाथ पांव चलाने का प्रयास किया। एक यात्रा वृत्तांत और दूसरा वैचारिक गद्य। यात्रा वृत्तांत की शुरुआत बिल्कुल आकस्मिक तौर पर ही हो गई। मैं पारिवारिक कारणों से अमेरिका गया और वहाँ के जीवन को देखकर छुटपुट रूप से कुछ मैंने लिखा। यहाँ के अखबारों के लिए कुछ वहाँ से स्तंभ लेखन किया, वहाँ के जीवन को बताने वाला। और उस जब सारे लेखन को देखा तो मुझे लगा कि ये तो एक किताब का रूप भी ले सकता है। तो अमेरिका की यात्रा के अपने अनुभवों के आधार पर मैंने एक किताब लिखी, आँखन देखी। अमेरिका जैसा मैंने अपनी आँखों से देखा और इस किताब को मित्रों ने बहुत सराहा। राजस्थान साहित्य अकादमी ने इस किताब पर अपना कन्हैयालाल सहल पुरस्कार भी मुझे दिया। तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं तो यात्रा वृत्तांत भी लिख सकता हूँ। तो फिर कुछ इस तरह का लेखन मैंने किया। इसके अलावा आज जैसे मैंने आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने ये किताब आपकी आई थी समाज का आज, इसका हमने विमोचन भी कराया था जी बिल्कुल संस्थान में। तो ये तो आप शायद एक साप्ताहिक पत्र में नियमित रूप से लेखन थे। तो इस किताब के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बड़ी अच्छी किताब थी ये। डॉक्टर साहब, ये यहीं से एक अखबार निकलता है, न्यूज़ टुडे। अच्छा। न्यूज़ टुडे ने मुझे एक स्तंभ लिखने के लिए आमंत्रित किया और स्तंभ का शीर्षक उन्होंने बड़ा व्यापक दिया, कुछ इधर कुछ उधर। और मुझे ये कहा गया कि मैं जीवन में जो भी अजीब सी बातें होती है, अजीब सी भी और सार्थक भी और सकारात्मक भी और ध्यान आकर्षक भी, उनको अपने स्तंभ में लूं। आप मेरे ख्याल से आप अभी जो राष्ट्रदूत में संपादकीय लिखते हैं वो इसी का एक्सटेंशन? जी नहीं, वो बिल्कुल दूसरी तरह का काम है। हाँ। ये थोड़ा एक हल्का फुल्का स्तंभ रहा। अच्छा, लेकिन जब मैंने कोई 150-200 कड़ियाँ उसकी लिख ली तो मुझे लगा कि अरे ये तो हमारे समाज की एक तस्वीर बन रही है इस तरह से। हमारा समाज यानी भारतीय समाज नहीं, मनुष्य का समाज, वो भारत का भी हो सकता है, भारत के बाहर का भी हो सकता है। तो जब इन सारे लेखों को एकत्रित किया तो मेरे एक मित्र ने इसके लिए शीर्षक सुझा दिया, समाज का आज। और मुझे बहुत खुशी है कि जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ा उन्हें ये किताब बहुत रोचक लगी। इसके गद्य की तरफ विशेष रूप से लोगों ने ध्यान दिया कि इसका गद्य बड़ा प्रवाहमान गद्य है और मैं जीवन के ऐसे कोनों की तरफ झांक रहा हूँ जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती है, और उन कोनों की तरफ झांक कर मैं जो छवियाँ एकत्रित कर रहा हूँ वे छवियाँ आज के समाज की एक पूरी तस्वीर बनाती है। ये एक पुस्तक और है आपकी, देश प्रदेश, ये भी यात्रा वृत्तांत? हाँ, ये भी एक तरह से यात्रा वृत्तांत है, लेकिन उस पारंपरिक अर्थ में यात्रा वृत्तांत नहीं है। ये भी मेरे अमेरिका यात्रा के ही अनुभवों पर आधारित है, लेकिन यहाँ इस किताब में एक खास दृष्टि है और वो दृष्टि यह है कि इस किताब में मैं अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना भारत में लगभग वैसे ही परिदृश्य से कर रहा हूँ। अच्छा। और यही कारण है कि इस किताब का शीर्षक देश प्रदेश है और इस किताब के आवरण पर भी एक तरफ आप देखेंगे अमेरिका है और दूसरी तरफ तो हमारा अपना जयपुर है। कोई ऐसा बताइए, ऐसी कोई विशेष बात जो आपने लिखी हो? उदाहरण के लिए सड़क,
उदाहरण के लिए यातायात, अच्छा। उदाहरण के लिए चिकित्सा व्यवस्था, उदाहरण के लिए नागरिक जीवन, उदाहरण के लिए एक नागरिक का अमेरिका में कैसा व्यवहार होता है, हमारे यहाँ कैसा व्यवहार होता अच्छा, है। और तो बिना अमेरिका जाए हम समझ सकते हैं कि अमेरिका, जी जी बिल्कुल समझ सकते हैं बिल्कुल, इसको। बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इससे आप ये ना सोचें कि इस किताब को पढ़कर आपको अमेरिका के बारे में जानकारी हो जाएगी। नहीं, वो प्रयास इन दोनों ही किताबों में नहीं है। चलिए, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, हिंदी को पढ़ाया इतने वर्षों तक और आप लिख रहे हैं, तो जो युवा लेखक हैं जो लिखना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि कैसा लिखना चाहिए? क्योंकि पुराने समय की हम देखें तो बहुत क्लिष्ट हिंदी होती थी, जैसे कहते हैं, और आजकल हिंदी बातचीत की भाषा और लिखने की भाषा लगभग एक जैसी होती जा रही है। तो इसके बारे डॉक्टर साहब, अब तो ऐसा समय आ गया है कि जहाँ किसी को मार्गदर्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, सब अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं। नहीं, और ये इस बात को मैं मजाक में ही नहीं कह रहा हूँ, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि आज जो युवा लोग हैं उनके सामने इतना एक्सपोजर है, इतनी दुनिया को वो आज जान रहे हैं और उस जानकर वो बहुत कुछ अपने आप ही सीख रहे हैं। आज एक तो सोशल मीडिया ने और इस टेक्नोलॉजी ने, खासतौर से इंटरनेट ने आकर हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। वो तो सही है साहब, लेकिन क्या है कि आप भी देखते हैं कि जिस प्रकार का जो लेखन आ रहा है सोशल मीडिया पर, जिसकी बात आपने की है, वो साहित्य की दृष्टि से बिल्कुल भी उचित नहीं। बहुत सा लेखन ऐसा आ रहा है, तो आप कुछ ऐसे मापदंड बताएंगे कि हमको ये लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए कम से कम, जिससे कि जो लिख रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो अंतर तो कर सकें, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए। इसकी देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत विनम्रता से मैं बात कहूँ, मेरे किसी को कहने से कोई बात बनती नहीं है। आप खुद भी देखेंगे कि आप जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, हम सब लोगों की पढ़ने की शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने शायद गुलशन नंदा को शुरू में पढ़ा, कुशवाहा कांत को पढ़ा, लेकिन आप उनकी 4 किताबें पढ़ेंगे, 5वीं किताब आप उनकी नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन आप जब प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो प्रेमचंद की एक किताब को भी आप बार बार पढ़ना चाहेंगे। तो रुचि का तो निरंतर परिष्कार होता है। और अगर मैं आज किसी से ये कहूँ कि आप कविता लिखना चाह रहे हैं तो आप मुक्तिबोध को पढ़िए, तो वो बिदक जाएगा, वो भाग जाएगा, वो कभी पढ़ेगा ही नहीं। वो शायद गीतकार से, बहुत हल्के फुल्के गीतकार से शुरू करेगा और धीरे धीरे उसका विकास होगा। अच्छा, भाषा की आपने बड़ी अच्छी बात कही थी। आज साहित्य में वो जो छायावाद में एक तत्सम बहुला भाषा थी, वो भाषा आज साहित्य की पूरी दुनिया में नहीं रह गई है। आज बिल्कुल सहज बोलचाल की भाषा होती है, लेकिन जो हमारे संवाद की भाषा है वो लेखन की भाषा नहीं होती है। बोली हुई भाषा और लिखी हुई भाषा में हर समाज में अंतर होता है। आप भी जब, हमारा कोई युवा लेखक भी जब लिखेगा तो वो जिस तरह से अपने मैसेंजर पर कोई मैसेज करता है और CU लिखेगा, तो वो जब लेखन में करेगा तो उसको वो ना करना चाहिए और ना वो करेगा। चलिए, आपने बात बताई तो कम से कम युवा जो लेखक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि जो ट्विटर पर लिखना है या जो मैसेंजर पर लिखना है, वो अलग है, और व्हाट्सएप करना है, जी जी, वो भाषा एक अलग भाषा है। वो बोलचाल की भाषा कोई वो माना जाए, वो लिखने की भाषा, वो लिखने की बोलचाल भाषा ही हो रही है। जी जी, वो बात नहीं कर पा रहे तो लिख के दे रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन लिखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग प्रकार का होता है और वो शाश्वत रहेगा हमेशा। आज भी है, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसा शाश्वत रहेगा। आप इस स्टूडियो में पधारे और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। फिर मुझे भी आपसे बात करके बहुत सुख मिला। फिर मिलेंगे हम। धन्यवाद।